समय था सन 2011। अंतरिक्ष की खामोशी में दो अंतरिक्ष यात्री एक खराब हो चुकी सैटेलाइट की मरम्मत कर रहे थे। ये दो एस्ट्रोनॉट्स थे, ब्रायन और एलन। वहीं इनके बिल्कुल पास स्पेस शटल में मौजूद थी जोसिंडा, जो इन्हें निर्देश दे रही थी, और साथ में हल्की फुल्की मजाक भी चल रही थी। तभी अचानक शटल के अंदर पावर गड़बड़ाने लगती है। पूरे सिस्टम में अजीब सा उतार चढ़ाव आता है, मानो किसी भयंकर संकट का संकेत हो। बाहरी हिस्से में काम कर रहा एलन देखता है कि कोई रहस्यमयी चीज तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है। ब्रायन जैसे ही मुड़कर देखता है, अगले ही पल वह अनजान वस्तु उनसे टकरा जाती है। सैटेलाइट चकनाचूर हो जाती है और एलन की सुरक्षा लाइन टूट जाती है। ब्रायन झटके से उसकी ओर बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन ब्रायन की सेफ्टी केबल उलझ जाती है और वह पीछे की ओर खिंच जाता है। वह तेजी से जाकर शटल के कार्गो क्षेत्र में टकरा जाता है। पूरा शटल अनियंत्रित होकर गोल गोल घूमने लगता है। ब्रायन देखता है कि एलन अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में दूर बहता जा रहा है। अगर उसने तुरंत कुछ नहीं किया तो एलन हमेशा के लिए खो जाएगा। ब्रायन फौरन शटल के अंदर आता है, जहां जोसिंडा टक्कर की वजह से बेहोश पड़ी थी। ब्रायन मैनुअल कंट्रोल से शटल के थ्रस्टर्स चालू करता है और शटल को स्थिर करता है। शटल के स्थिर होते ही ब्रायन खिड़की से एलन को खोजने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एलन उसे कहीं नहीं दिखता। एलन अंतरिक्ष की खामोशी में हमेशा के लिए गुम हो चुका था। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर चंद्रमा की ओर जाती है। चांद के विशाल हिस्से में गहरी हलचल चल रही थी और वही रहस्यमयी चीज जिसने उन पर हमला किया था, वह अब चंद्रमा की सतह पर घूमती हुई सीधे उसके भीतर धंसती चली जाती है। इस घटना को हुए अब 18 महीने गुजर चुके थे। नासा ने पूरे हादसे का दोष ब्रायन पर डाल दिया और कहा कि यह ह्यूमन एरर थी। ब्रायन ने वरिष्ठ अधिकारियों को समझाने की पूरी कोशिश की कि अंतरिक्ष में उनसे किसी अज्ञात चीज की टक्कर हुई थी, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसे एस्ट्रोनॉट की पद से हटा दिया गया और साथ ही उसका घर भी छिन गया। ब्रायन की पत्नी ब्रेंडा और उसका छोटा बेटा सनी घर खाली कर न्यू जर्सी शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब कहानी 10 साल आगे बढ़ती है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, जहां केसी नाम का सफाई कर्मचारी कॉरिडोर साफ कर रहा था। फिर वह प्रोफेसर के ऑफिस में जाकर उनके कंप्यूटर से एक विशाल टेलीस्कोप का लॉगिन लेता है और खुद को प्रोफेसर बताकर कॉल पर ऑपरेटर से चंद्रमा की कक्षा का ट्रैकिंग डेटा मंगवा लेता है। फिर वह चुपचाप वहां से निकल जाता है। असल में केसी एक साधारण इंसान है, लेकिन चंद्रमा के प्रति उसकी दीवानगी उसे चोरी छिपे रिसर्च करने पर मजबूर करती है। जब केसी अपने काम में लगा होता है, तभी उसके मोबाइल पर ट्रैकिंग डेटा आ जाता है और जब वह उस डेटा को देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह घबराहट में बाहर आकर नासा से संपर्क करने की कोशिश करता है और कहता है उसने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खोज कर ली है, लेकिन उसकी बात नासा तक पहुंच ही नहीं पाती। उधर जोसिंडा, जो जॉनसन स्पेस सेंटर में काम करती है, अपने ऑफिस पहुंचती है, जहां उसके जूनियर बताते हैं कि चंद्रमा की कक्षा धीरे धीरे सिकुड़ रही है, लेकिन जोसिंडा इस पर यकीन नहीं करती। वह कहती है कि चंद्रमा अरबों सालों से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और अब अचानक दिशा बदलना संभव नहीं। तभी दूसरा वैज्ञानिक बताता है कि जब पिछला सैटेलाइट मिशन चल रहा था, तब शटल ने चांद की सतह से उठते धुएं जैसे अजीब कण रिकॉर्ड किए थे, जो उसके भीतर से बाहर आ रहे थे। अगले दिन एस्ट्रोनॉट डे था, जहां ब्रायन बच्चों को संबोधित करने पहुंचने वाला था। इसी मौके का फायदा उठाकर केसी वहां पहुंचता है ताकि वह ब्रायन को चंद्रमा के बारे में सच्चाई बता सके, क्योंकि ब्रायन की बात नासा सुनेगा। लेकिन ब्रायन उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता और सुरक्षा कर्मियों को कहकर केसी को वहां से निकलवा देता है। ब्रायन जब घर पहुंचता है तो उसकी पूर्व पत्नी ब्रेंडा कहती है कि खबर देखो, तुम्हारे बेटे को पुलिस ने तेज रफ्तार ड्राइविंग के लिए हिरासत में ले लिया है। अगली सुबह ब्रायन कोर्ट पहुंचता है, जहां जज सनी को कार में ड्रग रखने और तेज ड्राइविंग के अपराध में 1 हफ्ते के लिए जेल भेज देते हैं, जब तक कि अगली सुनवाई ना हो। इधर नासा के डायरेक्टर को जोसिंडा समझाती है कि चंद्रमा रोज अपनी कक्षा को छोटा कर रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मात्र 3 हफ्तों में पृथ्वी और चंद्रमा की टक्कर हो जाएगी और यह टक्कर इतनी विनाशकारी होगी कि पृथ्वी से जीवन का अस्तित्व मिट जाएगा। जोसिंडा चंद्रमा पर बने विशाल रहस्यमय गड्ढे की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें दिखाती है। ये गड्ढा प्राकृतिक नहीं था, इसे किसी ने वहां बनाया था। जोसिंडा कहती है हमें चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने होंगे, तभी हमें इन सवालों का जवाब मिल पाएगा। नासा डायरेक्टर सभी से कहता है कि यहाँ जो भी चर्चा हुई है ये बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। तभी सभी कर्मचारियों के मोबाइल पर एक साथ न्यूज नोटिफिकेशन आता है। यह मामला पहले ही लीक हो चुका था। मीडिया नासा के डायरेक्टर पर सवालों की बौछार कर देती है, लेकिन नासा प्रमुख झूठ बोलता है कि सब कुछ नियंत्रण में है। लेकिन यह खबर अब पूरी दुनिया में आग की तरह फैलने लगती है। न्यूज में बताया जाने लगता है कि चंद्रमा के पास आने से विशाल सुनामी उठेंगी, इसलिए सभी लोग किसी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएं। ब्रेंडा का वर्तमान पति टॉम ब्रेंडा से कहता है हमें कोलोराडो जाना होगा, लेकिन ब्रेंडा कहती है मेरा बेटा सनी जेल में है, उसका क्या होगा? टॉम कहता है जैसे ही उसे जमानत मिलेगी मैं उसे कोलोराडो ले आऊंगा। उधर नासा ने अपना विशाल रॉकेट चंद्रमा की दिशा में लॉन्च कर दिया था ताकि अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर जाकर इस रहस्य की जांच कर सके। रॉकेट लॉन्च होते ही दुनिया भर में लोग घबराहट में सड़कों पर आ गए। लोग सुपरमार्केट से सामान इकट्ठा करने लगे।
शहर खाली होने लगे और लोग पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ जाने लगे। दुनिया के कई शहरों में अब कानून और व्यवस्था ढह जाती है। लोग लूटपाट करने लगते हैं, दंगे भड़क उठते हैं। उधर ब्रायन न्यूज देख रहा होता है, जिसमें यह जानकारी भी सामने आने लगती है कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा शायद एक आर्टिफिशियल संरचना हो सकता है, जिसे किसी उन्नत एलियन सभ्यता ने बनाया हो और वह अंदर से खोखला हो। तभी ब्रायन बाहर जाकर उसी कचरे में वे रिसर्च पेपर्स ढूंढने लगता है जिन्हें केसी ने एस्ट्रोनॉट डे पर उसे दिया था। कुछ खोजबीन के बाद उसे वे रिसर्च पेपर्स मिल जाते हैं। उधर नासा का अंतरिक्ष यान ब्रह्मांड की खामोशी को चीरता हुआ चंद्रमा की कक्षा में पहुंच चुका था। अंदर बैठे अंतरिक्ष यात्री एक छोटा सा प्रोब चंद्रमा के उस रहस्यमय गड्ढे की दिशा में छोड़ देते हैं। वो प्रोब गड्ढे के भीतर समाता ही चला जाता है, मानो उस गहराई का कोई अंत ही ना हो। उधर पृथ्वी पर ब्रायन तेजी में केसी से मिलने जाता है। वो केसी से पूछता है, तुम इस बारे में पहले से कैसे जानते थे, नासा से भी पहले? केसी बताता है कि हमारा चंद्रमा एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड ढांचा है। वह भीतर से खोखला है। यह एक उन्नत डायसन संरचना है जिसके केंद्र में एक तारा है जो उसे ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन मुझे लगता है हमारे चंद्रमा के भीतर का यह तारा शायद खराब हो रहा है, इसलिए चंद्रमा अपनी कक्षा से भटककर पृथ्वी के करीब आता जा रहा है। उधर नासा मुख्यालय में सभी वैज्ञानिक चंद्रमा के गड्ढे में भेजे गए उस प्रोब पर निगाहें गड़ाए हुए थे। वह प्रोब 20 किलोमीटर गहराई तक पहुंच चुका था और जाता ही जा रहा था। तभी 25 किलोमीटर की गहराई पर वह अचानक रुक जाता है और अगले ही क्षण पूरी तीव्रता से ऊपर लौटने लगता है। ये देखकर सभी के चेहरे अविश्वास से जम जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि चंद्रमा एक बार फिर अपनी कक्षा को बदल रहा है और उसी रहस्यमय गड्ढे से किसी विशाल छाया के उठने की हल्की झलक दिखती है। अगले ही पल जो घटता है वह सबके होश उड़ा देता है। उसी विशाल गहराई से वही चीज बाहर निकलती है जिसने फिल्म की शुरुआत में ब्रायन और उसके साथी एस्ट्रोनॉट पर हमला किया था। यह रहस्यमयी इकाई इतनी विशाल थी कि वह चंद्रमा की कक्षा में तैरते हुए अंतरिक्ष यान तक पहुंच जाती है और अगले ही पल अपने टेंटिकल्स से उस स्पेसशिप को जकड़ने लगती है। अंतरिक्ष यात्री जल्दी से हेलमेट पहनते हैं, लेकिन वह दानवीय संरचना अपने टेंटिकल्स से अंदर मौजूद सभी तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को बेरहमी से मार डालती है और पृथ्वी पर नासा का मुख्यालय स्पेसक्राफ्ट से संपर्क खो देता है। अब पृथ्वी पर तबाही की शुरुआत हो चुकी थी। शहरों में समुद्र का पानी तेजी से भरने लगा था। विशाल लहरों ने ऊंची ऊंची इमारतों को निगलना शुरू कर दिया था और अथाह समुद्री जहाज पानी में बहते हुए सड़कों पर चढ़ चुके थे। इसी अफरा तफरी में ब्रायन और केसी बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक भागता हुआ एक लड़का आता है और बताता है कि समुद्र का पानी हर तरफ फैल रहा है। तीनों तुरंत तेजी से ऊपर की ओर भागते हैं। ब्रायन देखता है कि एक विशालकाय जहाज मौत की तरह उनकी बिल्डिंग की ओर बढ़ रहा है। ब्रायन तुरंत सबको ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए कहता है, लेकिन केसी समय पर नहीं भाग पाता। तभी अगले ही पल पानी का विशाल सैलाब इमारत से टकराता है और केसी उसमें गुम हो जाता है। ब्रायन हर तरफ नजर दौड़ाकर केसी को तलाशता है। आखिरकार केसी ब्रायन को दिखाई दे जाता है और वह उसे पानी से बाहर खींच लेता है। उधर नासा के मुख्यालय में वैज्ञानिक बताते हैं कि जिसने हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को मारा वह कोई उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो खुद को किसी भी स्वरूप में बदल सकती है। जोसिंडा कहती है कि उस चीज को पहले से पता था कि हम चंद्रमा पर अपने लोग भेज रहे हैं और वह उनका इंतजार कर रही थी, और जैसे ही वे उसकी कक्षा में पहुंचे उसने उन सबको मार डाला। वो कहती है कि अब तक इस ब्रह्मांड के बारे में हमारा सारा ज्ञान एक मजाक बनकर रह गया है। नासा प्रमुख कॉल पर अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की बात करने लगता है। तभी जोसिंडा उससे पूछती है, आप हार क्यों मान रहे हैं? नासा प्रमुख कड़वाहट भरे स्वर में कहता है, तुम हमेशा से मेरी जगह चाहती थी, तो लो मेरा बैज, अब तुम नासा की डायरेक्टर हो और मैं अब रिटायर हो रहा हूँ। कुछ देर बाद जोसिंडा अपनी कार चलाकर एक बूढ़े लेकिन बेहद खास व्यक्ति से मिलने जाती है जिसने कभी नासा में काम किया था। वो आदमी बताता है कि 40 साल पहले जब अपोलो मिशन चल रहा था तब 2 मिनट के लिए ग्राउंड स्टेशन का संपर्क टूट गया था। सबको बताया गया कि यह तकनीकी खराबी थी, लेकिन वह सच नहीं था। नासा ने जानबूझकर 2 मिनट का संपर्क काटा था क्योंकि उन्हें चंद्रमा की सतह पर कुछ ऐसा दिखा था जिसे दुनिया समझ नहीं पाएगी। वह यह भी बताता है कि हमारा चंद्रमा मानव इतिहास का सबसे बड़ा छलावा है और सरकार ने एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया था जो एक EMP डिवाइस था जिसे चंद्रमा के अंदर छिपे खतरे से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन बजट खत्म होने से उस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। अब वह कहता है, समय निकल चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। उधर दुनिया के कई शहर पूरी तरह पानी में डूब चुके थे। ब्रायन और केसी कई लोगों के साथ एक बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में फंसे हुए थे और ब्रायन अपने बेटे से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे बात नहीं हो पा रही थी। इसी बीच जोसिंडा अमेरिकन मिलिट्री के सीनियर अधिकारियों से कहती है कि हमारे पास एक थ्योरी है जिससे हम चंद्रमा को वापस उसकी सही कक्षा में ला सकते हैं, लेकिन मिलिट्री प्रमुख उसे रोकते हुए कहते हैं, अब यह पूरी तरह सैन्य अभियान है और आप इसमें दखल न दें। कुछ देर बाद जोसिंडा फोन पर अपने पति से बात करती है जो मिलिट्री में उच्च अधिकारी था। वह उससे पूछती है कि यह EMP डिवाइस प्रोजेक्ट क्या था।
वो बताता है कि यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेटर प्रोटोटाइप था जो चंद्रमा के भीतर मौजूद उस खतरे को नष्ट करने की क्षमता रखता था, लेकिन वह प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। जोसिंडा कहती है कि हमें उसी प्रोटोटाइप की जरूरत है। उधर 2 मिलिट्री हेलीकॉप्टर गरजते हुए डूबे हुए शहर के ऊपर से उड़ते हुए उस ऊंची इमारत पर लैंड करते हैं जहां ब्रायन और केसी थे। मिलिट्री ब्रायन से कहती है कि आपको हमारे साथ चलना होगा, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, और वे केसी और ब्रायन को साथ ले जाते हैं। कुछ देर बाद जोसिंडा ब्रायन से मिलने आती है और उसे पूरी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि चंद्रमा के भीतर मौजूद वह गड्ढा 25 किलोमीटर गहरा है। वह अंतरिक्ष यात्रियों के साथ हुई दुर्घटना की क्लिप दिखाती है और बताती है कि यह जीव एक ऐसी सत्ता है जो जीवित ऊर्जा और तकनीक दोनों का मेल है। तभी केसी बोल उठता है कि मेरा मानना है कि चंद्रमा को एलियंस ने बनाया था और हमें उसके भीतर जाकर उनसे संपर्क करने की कोशिश करनी होगी। जोसिंडा ब्रायन से कहती है कि हम उस चीज पर हमला करने की योजना बना रहे हैं और इस मिशन को संचालित करने के लिए सिर्फ तुम ही हो जो पुरानी शटल को उड़ा सकता है। ये सब म्यूजियम में सजे उस पुरानी स्पेस शटल को बाहर निकालते हैं और लंबी सड़कों से होकर उसे नासा की सुविधा तक पहुंचाते हैं ताकि इंसानियत को बचाने के लिए एक अंतिम मिशन शुरू किया जा सके। मिलिट्री भी ईएमपी डिवाइस लेकर वहां पहुंच चुकी थी। इनका योजना था कि वे चंद्रमा के पास जाकर उस रहस्यमय जीव को गड्ढे से बाहर आने पर मजबूर करेंगे और जैसे ही वह बाहर निकलेगा इस डिवाइस की मदद से उसे तबाह कर देंगे। इस बीच ब्रायन का बेटा सनी भी सैनिकों द्वारा ब्रायन के पास लाया जाता है। कुछ देर बाद सभी वैज्ञानिक मिशन की तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा घटता है कि वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप उठती है। नासा मुख्यालय की विशाल इमारत जोरदार कंपन के साथ थरथराने लगती है। बाहर धरती का सीना चीरते हुए जमीन 2 हिस्सों में बंटने लगती है। अब चांद भयावह रूप से पृथ्वी के बेहद करीब आ चुका था। यह भूकंप इतना भीषण और विनाशकारी था कि स्पेस शटल को गहरा नुकसान पहुंचा। उसके एक इंजन ने काम करना पूरी तरह बंद कर दिया था। मानवता को बचाने की आखिरी उम्मीद भी अब खत्म होती दिखाई देने लगी। जोसिंडा ऊपर स्थित कंट्रोल टावर से लाउड स्पीकर पर गूंजती हुई आवाज में सभी कर्मचारियों को आदेश देती है कि वे फौरन अपने अपने परिवारों के पास लौट जाएं और इसी अफरा तफरी और डर से भरे माहौल में ब्रायन और जोसिंडा खुद भी घर की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी जोसिंडा के मन में एक विचार कौंधता है। वह तुरंत ब्रायन के पास जाकर कहती है, हम 2 इंजनों के साथ भी लॉन्च कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खिंचाव शक्ति की मदद से जैसे ही चंद्रमा हमारे ठीक ऊपर होगा हमें एक खिंचाव मिलेगा और हम लॉन्च हो जाएंगे। क्योंकि अब सभी असली एस्ट्रोनॉट्स और इंजीनियर जा चुके थे, इसलिए ब्रायन, जोसिंडा और केसी ने इस मिशन को खुद संचालित करने का फैसला किया। तभी मुख्यालय के बाहर जो सब देखते हैं उससे सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समुद्र का पानी किसी विशाल पर्वत की तरह ऊंचा उठ रहा था, इतना ऊंचा कि 100 मंजिला इमारत भी इसमें समा जाए, और यह पानी का दानव सीधे शटल की ओर बढ़ रहा था। बस 10 सेकंड में यह रॉकेट से टकराने वाला था। अगर लॉन्च तुरंत नहीं हुआ तो सब कुछ डूब जाएगा। ब्रायन तेजी से इंजन चालू करता है, लेकिन तब तक पानी खतरनाक रूप से करीब पहुंच चुका था। शटल बहुत धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। पूरा शटल लगभग पानी में समा चुका था। तभी एक अचानक तीव्र झटके के साथ शटल पानी को चीरती हुई ऊपर उठती है और देखते ही देखते आसमान की अतल ऊंचाइयों में चली जाती है। वे एक एक करके बूस्टर्स को अलग करते हैं और अंततः मुश्किल से अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। उधर पृथ्वी पर रेडियो यह संदेश प्रसारित कर रहा था कि अपने प्रियजनों के साथ समय बिताइए, दुनिया का अंत अब निकट है। सनी जोसिंडा के बेटे के साथ मिलिट्री कार में बैठा हुआ किसी सुरक्षित क्षेत्र की ओर जा रहा था। तभी जोसिंडा के पति का फोन आता है और वह अपने बेटे से बात करते हुए सनी का धन्यवाद करते हैं कि उसने उसकी जान बचाई, और यह भी बताते हैं कि यहाँ सुरक्षा बहुत सख्त है, इसीलिए जगह पर पहुंचकर मुझे कॉल करना ताकि मैं तुम सबको प्रवेश की अनुमति दिला सकूं। उधर अंतरिक्ष की शून्यता में ब्रायन और जोसिंडा अपनी शटल को अंतरिक्ष में तैरते हुए एक स्पेस स्टेशन से जोड़ते हैं ताकि वे शटल में ईंधन भर सके। शटल के अंदर सभी कार्यों को केसी संभाल रहा था। तभी ब्रायन जोसिंडा से पीछे देखने के लिए कहता है, और जो दृश्य वहां दिखता है उसे देखकर दोनों की सांस थम जाती है। चंद्रमा पृथ्वी के बेहद करीब आ चुका था, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था वो पृथ्वी के समुद्री पानी को कई कई किलोमीटर ऊपर खींच रहा था, और चंद्रमा की सतह पर विशाल दरारें फैलती जा रही थी। यह दृश्य किसी भयानक सपने जैसा लग रहा था। पृथ्वी पर सनी कार से होता हुआ एक बर्फीले क्षेत्र में पहुंच चुका था। तभी सामने से एक आदमी उन्हें रोककर मदद मांगता है। सनी जैसे ही कार रोकता है अचानक वह व्यक्ति बंदूक निकालता है और अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी कार लूट लेता है, और तीनों को मजबूरन कड़ाके की ठंड में पैदल चलना पड़ता है। घने जंगल और बर्फ से ढकी जमीन पर चलते हुए अंततः उन्हें एक बस्ती दिखाई देती है। तभी आकाश से चंद्रमा के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगते हैं, और उनमें से एक टुकड़ा सामने मौजूद विशाल पर्वत से टकराता है और वह पर्वत चकनाचूर हो जाता है। उधर अंतरिक्ष में तीनों शटल को लेकर चंद्रमा के और नजदीक जाने लगते हैं।
जैसे जैसे वे और करीब पहुंचते हैं, चंद्रमा के टूटते हुए छोटे छोटे टुकड़े शटल से टकराने लगते हैं। तभी एक विशाल चट्टान शटल के पिछले हिस्से से टकराती है और वह हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी अंदर बैठे तीनों सुरक्षित रहते हैं। नीचे पृथ्वी पर सनी दोनों को लेकर बस्ती तक पहुंच चुका होता है। तभी पीछे से दिल दहला देने वाली आवाज आती है और जब वे मुड़कर देखते हैं तो विशाल चंद्रमा पहाड़ों के पीछे से उभरता हुआ दिखाई देता है और वहां तेज तूफान उठने लगते हैं। सनी दोनों को पकड़कर तेजी से वहां से भागता है, लेकिन चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण सब कुछ अपनी ओर खींच रहा था। अंततः सनी किसी तरह उन्हें एक मजबूत संरक्षित जगह पर छुपा देता है। उधर अंतरिक्ष में ब्रायन जोसिंडा और केसी चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच चुके थे। ब्रायन अकेले लैंडर लेकर चंद्रमा के उस गड्ढे की ओर बढ़ता है। वह उस विशाल गड्ढे के ऊपर लैंडर को स्थिर करता है और ईएमपी डिवाइस को सक्रिय करके वापस शटल में लौट आता है। अब तीनों बस यह देखने का इंतजार कर रहे थे कि वह रहस्यमयी इकाई बाहर आए, लेकिन वहां कोई हलचल नहीं होती। तभी अचानक गड्ढे की गहराई से वही दानवीय इकाई निकलती है और डिवाइस के चारों ओर चक्कर लगाने लगती है। ब्रायन हाथ में डेटोनेटर लेकर तैयार बैठा था, लेकिन वह चीज डिवाइस के पास आने से बच रही थी। अगले ही पल वह इकाई तेजी से शटल की ओर बढ़ती है और देखते ही देखते शटल को अपने विशाल टेंटेकल्स से जकड़ना शुरू कर देती है। ब्रायन तुरंत डेटोनेटर और केसी का मोबाइल तोड़ देता है और उसी क्षण वह इकाई रुक जाती है, क्योंकि यह एआई जीव इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की तरफ आकर्षित होता है और मोबाइल और डेटोनेटर के नष्ट होते ही वह शांत होकर वापस गड्ढे की ओर लौट जाता है। जोसिंडा कहती है कि मिलिट्री अगले 2 घंटे में चंद्रमा को परमाणु बम से उड़ा देगी, हमें उससे पहले कुछ करना होगा। ब्रायन कहता है, हम लैंडर लेकर उस गड्ढे के भीतर जाएंगे, अब हमारे पास यही आखिरी रास्ता बचा है। उधर पृथ्वी पर सनी किसी तरह अपनी मां तक पहुंच चुका था और सभी लोग घर के अंदर जा रहे थे। तभी चंद्रमा का बड़ा टुकड़ा तेजी से गिरता हुआ सामने वाले पर्वत से टकराकर उसे राख में बदल देता है। सनी बताता है कि डैड आउटर स्पेस में है इस आपदा को रोकने के लिए। तभी रेडियो पर घोषणा होती है कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र को खाली करें, यहाँ ऑक्सीजन की भारी कमी होने वाली है। सनी कहता है, जोसिंडा के पति मिलिट्री कंपाउंड में हैं और उन्होंने हमें वहां बुलाया है, जो कुछ घंटों की दूरी पर है, और यहीं पर सब लोग मिलिट्री कंपाउंड जाने की तैयारी करने लगते हैं। अंतरिक्ष में तीनों लैंडर में बैठकर चंद्रमा के गड्ढे में उतरने लगते हैं। तभी वे पीछे देखते हैं कि उनकी शटल चंद्रमा के मलबे से टकराकर पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी। तीनों उस गहरे काले अंधकार से भरे गड्ढे में समा जाते हैं। भीतर कहीं कोई रोशनी नहीं थी। वे लगातार तेजी से और नीचे डूबते चले जा रहे थे। 20 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचकर केसी ब्रायन से कहता है कि लैंडर को दीवार के करीब ले जाओ। चंद्रमा के भीतर वह दीवार किसी अजीब धातु से बनी थी, जो इस बात की पुष्टि करती थी कि चंद्रमा को किसी उन्नत सभ्यता ने निर्मित किया था, लेकिन किस उद्देश्य से, इसका उत्तर आज तक किसी के पास नहीं था। कुछ ही देर बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चंद्रमा के कोर में एक नीला तारा मौजूद था और उसके चारों तरफ विशाल रिंग जैसी संरचनाएं लगातार घूम रही थी। भीतर भयावह गूंज सुनाई दे रही थी। ब्रायन लैंडर को उन विशाल रिंग्स से बचाता हुआ अंदर की ओर बढ़ता जाता है। केसी आश्चर्य में कहता है कि मैं हमेशा से जानता था कि चंद्रमा एक मेगा स्ट्रक्चर है। तभी ब्रायन को वह दानवीय चीज दिखाई देती है जिसके कारण वे यहाँ आए थे। ब्रायन जोसिंडा से कहता है कि डेटोनेटर तैयार रखना, जैसे ही हम इसके करीब पहुंचेंगे मैं ईएमपी डिवाइस इसकी ओर छोड़ दूंगा। वह इकाई पूरी रफ्तार से उनकी ओर बढ़ रही थी। अचानक लैंडर ब्रायन के नियंत्रण से बाहर हो जाता है और अपने आप ही किसी दूसरी दिशा में उड़ने लगता है। वे एक विशाल रिंग से टकराने ही वाले होते हैं कि अचानक उस रिंग में एक दरवाजा खुलता है और उसमें से निकली ऊर्जा लैंडर को अंदर खींच लेती है और अगले ही पल दरवाजा जोरदार धमाके के साथ बंद हो जाता है और वह दानवीय इकाई बाहर ही छूट जाती है। वह बार बार उस बंद दरवाजे पर प्रहार करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। लैंडर के भीतर तीनों ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हो चुके थे। तभी लैंडर में वही हरी ऊर्जा फैलती है जैसे वह उन्हें स्कैन कर रही हो। नीचे पृथ्वी पर मिलिट्री चंद्रमा को परमाणु बम से उड़ाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। सनी जोसिंडा के पति डेविड को फोन पर बताता है कि हम मिलिट्री कंपाउंड पहुंच रहे हैं, लेकिन वे जवाब देते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें जल्दी पहुंचना होगा। बात हो ही रही थी कि तभी वही लुटेरे जो पहले सनी से कार छीन चुके थे उनका पीछा करने लगते हैं और उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। यह मुसीबत कम नहीं थी कि सामने से विशाल चंद्रमा भी उनकी ओर खींचता हुआ बढ़ने लगता है और वहां मौजूद हर चीज चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आने लगती है। चंद्रमा के छोटे छोटे टुकड़े आग की तरह बरसते हुए उन पर गिर रहे थे। सनी पूरी तेजी से कार भगा रहा था। तभी आगे की सड़क चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण दबाव से 2 हिस्सों में फट जाती है और एक गहरी खाई बन जाती है। सनी बिना रुके कार को और तेज करता है और सड़क की टूटन के ऊपर से उछालकर दूसरी ओर पहुंच जाता है। डेविड फोन पर सनी को चेतावनी देता है कि जल्दी से किसी सुरक्षित जगह छिप जाओ। मिलिट्री चंद्रमा पर परमाणु हमला करने जा रही है और उसके मलबे का निशाना तुम सब बनोगे। तभी सनी पूछता है कि मिलिट्री चंद्रमा को नष्ट क्यों कर रही है? वहां आपकी पत्नी जोसिंडा और मेरे पिता ब्रायन मौजूद हैं। ये सुनकर डेविड स्तब्ध रह जाता है। उसी क्षण सनी और बाकी सभी के सामने आसमान से पक्षी गिरने लगते हैं। यह संकेत था कि अब पृथ्वी पर ऑक्सीजन समाप्त हो रही है। वे तुरंत ऑक्सीजन मास्क पहनकर एक ट्रेन सुरंग की ओर भागते हैं।
उधर चंद्रमा के अंदर तीनों बेहोशी से जागते हैं और आश्चर्यजनक रूप से वहां अब ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। लेकिन ब्रायन अपनी सीट पर मौजूद नहीं था। जोसिंडा और केसी लैंडर से नीचे उतरते हैं और जो दृश्य सामने था वह किसी सपने से कम नहीं था। उनके सामने अत्यंत उन्नत अंतरिक्ष यान मौजूद थे। इसी बीच वह दानवीय इकाई दरवाजे के बाहर से भीतर आने की कोशिश में दीवारों को पटक रही थी। तभी एक और दरवाजा खुलता है और वे दोनों उसके पार आगे बढ़ जाते हैं। ब्रायन अकेला किसी अज्ञात स्थान पर मौजूद था। तभी ऊपर से तेज सफेद रोशनी फैलती है और उसे अपने सामने अपने बेटे सनी का चेहरा दिखाई देता है। ब्रायन हैरानी से कहता है, तुम मेरे बेटे नहीं हो। सनी शांत स्वर में उत्तर देता है, मुझे आपके दिमाग की यादों के आधार पर तैयार किया गया है। ब्रायन पूछता है, किसने बनाया तुम्हें? सनी बताता है, उन्हीं पूर्वजों ने जिन्होंने अरबों वर्ष पहले मनुष्यों की रचना की थी। वह कहता है कि मानवों के पूर्वज कभी एक ऐसी जाति हुआ करते थे जिनके पास सब कुछ था, जो पृथ्वी से बहुत दूर एक दूसरे तारामंडल में रहते थे। वे इतने विकसित थे कि उन्होंने अपने ग्रह के अलावा कई अन्य ग्रहों पर भी जीवन बसाया था। उन्होंने एक पूर्ण दुनिया बनाई थी जहां केवल शांति होती थी। इस दुनिया को एक अत्यंत उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित करती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उनके द्वारा ही निर्मित यह तकनीक उनकी पकड़ से बाहर हो गई। उनका बनाया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके ही विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। एआई ने मनुष्यों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और हर चीज का विनाश करने लगा। सनी के रूप में उपस्थित यह एआई बताता है कि जब आशा की सभी राहें समाप्त होने लगीं, तब आपके पूर्वज अपने बचे हुए लोगों को लेकर ब्रह्मांड के एक गुप्त इलाके में चले गए और वहां कई पीढ़ियों तक ग्रह जैसी संरचनाएं बनाते रहे, जिनमें से केवल एक सफल हुआ, जो आपका चंद्रमा है। एआई ने उनके अधिकांश ठिकानों का अंत कर दिया, लेकिन चंद्रमा बच निकला और आपके सौर मंडल तक पहुंचा और उसने पृथ्वी को बनाने की प्रक्रिया शुरू की। पृथ्वी के निर्माण में अरबों वर्ष लग गए और उसके बाद आपके पूर्वजों ने अपने डीएनए से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की। सनी के रूप में उपस्थित ये एआई ब्रायन से कहता है, क्या आप अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान दे सकते हैं? ब्रायन बिना झिझक के कहता है, बिल्कुल, मैं दे सकता हूँ। एआई कहता है, तो ठीक है। आपको चुना जाता है अंतिम मिशन के लिए। आपको इस दानवीय जीव को चंद्रमा के कोर से दूर ले जाना होगा ताकि चंद्रमा अपनी सही कक्षा में लौट सके। अगले ही क्षण जोसिंडा और केसी दौड़ते हुए ब्रायन तक पहुंचते हैं। ब्रायन उन्हें पूरी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि यह जीव पूरे ब्रह्मांड में घूमकर सभ्यताओं को समाप्त करता है और 12 वर्ष पहले इसने हमारे ग्रह का पता लगाया था। हमें हर हाल में अपने चंद्रमा को बचाना होगा। तीनों अपने लैंडर के पास लौट आते हैं और देखते हैं कि उनका लैंडर पूरी तरह से ठीक हो चुका था। यहाँ की उन्नत तकनीक ने इसे पुनः निर्मित कर दिया था। तीनों लैंडर को लेकर बाहर निकलते हैं। तभी वह दानवीय जीव उन पर हमला कर देता है। वह जीव एक भयंकर दैत्य की तरह उनका पीछा करने लगता है। वहां मौजूद उन्नत रक्षा प्रणाली उस जीव पर शक्तिशाली प्रहार करती है, लेकिन वह और विकराल रूप धारण करता जाता है। ब्रायन तेजी से उसे धोखा देते हुए आगे बढ़ निकलता है। नीचे पृथ्वी पर कयामत उतर चुकी थी। चंद्रमा के विशाल टुकड़े हर ओर बरस रहे थे। ऑक्सीजन लगभग समाप्त हो चुकी थी। ब्रेंडा का पति टॉम ऑक्सीजन की कमी के कारण मारा जाता है। तभी चंद्रमा का एक बड़ा टुकड़ा सुरंग के मुहाने से टकराता है और सनी दूर जा गिरता है। उधर मिलिट्री अब परमाणु बम लॉन्च करने के लिए अंतिम चाबी घुमाने वाली थी, लेकिन डेविड चाबी घुमाने से इनकार कर देता है और कहता है, मेरी पत्नी ऊपर है और मुझे विश्वास है वह इस विनाश को रोक सकती है। अब चंद्रमा पृथ्वी के भयावह रूप से करीब आ चुका था। दुनिया भर के शहर तबाह हो रहे थे। लाखों ऊंची इमारतें गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से खिंचकर चंद्रमा की ओर उठ रही थी। अंतरिक्ष में ब्रायन, जोसिंडा और केसी तैयार थे। ब्रायन कहता है, इस बार मैं खुद ईएमपी डिवाइस लेकर जाऊंगा, लेकिन जोसिंडा उसे रोकते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम इस तरह अपनी जान नहीं दे सकते। ब्रायन शांत स्वर में कहता है, हमारे पास मानवता को बचाने का बस यही एक रास्ता बचा है। तभी पीछे मौजूद केसी चुपचाप खुद को ईएमपी डिवाइस के साथ रोवर में लॉक कर लेता है और कहता है, ये काम मैं करूंगा। ब्रायन उसे रोकने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन केसी मुस्कुराकर कहता है, बस मेरी माँ से कहना कि उनका बेटा नकारा नहीं था, और इतना कहकर वह खुद को लैंडर से अलग कर देता है। तभी दानवीय जीव बिजली की गति से उसकी ओर बढ़ता है और पूरा रोवर निकल जाता है। अगले ही पल केसी डेटोनेटर सक्रिय कर देता है और एक अद्भुत विस्फोट होता है। उस विस्फोट की शक्ति इतनी तीव्र थी कि ब्रायन और जोसिंडा को एक भारी झटका लगता है और वे तेजी से चंद्रमा के कोर से बाहर फेंके जाते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। इस बीच चंद्रमा पृथ्वी के एक विशाल पर्वत क्षेत्र से टकराने लगता है और वहां मौजूद मिलिट्री हेडक्वार्टर पर मलबा बरसता है, जहां डेविड भी मौजूद था। सनी पूरी ताकत से दौड़ता है और अंतिम क्षण पर छलांग लगाकर सुरंग के अंदर पहुंच जाता है। अब चंद्रमा पृथ्वी से दूर जा चुका था और पृथ्वी पर मंडराता खतरा समाप्त हो गया था। ब्रायन और जोसिंडा लैंडर से बाहर निकलकर अपने बच्चों के पास पहुंचते हैं। अब आसमान में चंद्रमा का असली रूप दिखाई देने लगता है। वो अब एक प्राकृतिक चंद्रमा नहीं, बल्कि एक विशाल धातु संरचना जैसा लग रहा था। अंत में यह दिखाया जाता है कि किसी चंद्रमा के भीतर एक डिजिटल चेतना के रूप में जाग चुका था। अब वह हमेशा के लिए चंद्रमा का हिस्सा बन चुका था और यह समझकर वह खुद भी अंदर से खुश था। और इसी के साथ फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मूवीवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग और कीप ट्रैवलिंग अक्रॉस द मूवीवर्स।